बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। तीन चार बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है और आज जो है वो पीटीआई के हवाले से दो तीन जो है वो उनकी अच्छी खबरें हैं उनके लिए, और एक बुरी खबर है लेकिन उसमें एक कन्फ्यूजन भी है, वो आपके सामने मैं रखूंगा। एक तो हमने बात करनी करनी है कि रावलपिंडी की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, वहां पे एक फैसला आया है। उस फैसले के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पीटीआई के 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में जो है वो 82 जो मुल्जमान थे, पीटीआई के वर्कर्स थे, उन्होंने इतराफ जुर्म कर लिया है और इतराफ जुर्म के बाद उनको सजाएं भी सुना दी गई हैं। लेकिन पीटीआई के वकला कुछ और कह रहे हैं, उन पर बात करेंगे हम मलक फैसल साहब से। और उसमें कितने लोग हैं, नवंबर में हुए वाक़े पर इतना जल्दी ट्रायल, और ये कैसे आगे बढ़ रहा है, इस पे एक तो हम तफसील के साथ बात करेंगे। एक तो ये हो गई जो पीटीआई के वर्कर्स के हवाले से एक बुरी खबर, और जो अच्छी खबरें हैं उनके लिए इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से, वो 190 मिलियन पाउंड केस में बैरिस्टर सलमान सफ्दर की एक नई चाल ने सूरत हाल बदल कर रख दी है। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा हम जो है वो बात करेंगे कि पीटीआई का जो इलेक्शंस के हवाले से मैटर्स थे इमरान खान साहब के, और जो शेर अफजल मरवती उसमें पटिशन बनाए थे शुरू में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहम एक ऑर्डर जारी किया है। और आखिर में हम सेनेटर एजाज चौधरी, जिसके हवाले से पिछली वीडियो में तफसील के साथ हमने बात की, मुख्तसरन बात करेंगे, को अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये चार खबरें हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम सबसे पहले जो है वो शुरू करते हैं रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई के जो कारकुनान गिरफ्तार हुए थे 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में, उनके हवाले से बड़े अहम केस की आज समाअत हुई है। उस समाअत में क्या हुआ है, जो हमें खबर मिली वो ये है कि 82 पीटीआई वर्कर्स ने इतराफ जुर्म कर लिया। लेकिन दूसरी जानिब जो मलिक फैसल एडवोकेट हैं पीटीआई के, वो वहां पे मौजूद थे, वो मुख्तलिफ स्टोरी सुना रहे हैं। इसमें ये बताया गया है कि तकरीबन 1600 पीटीआई वर्कर्स को आज जो अदालत ने तलब किया था, जिसमें से जो है वो तकरीबन 500 समथिंग, जो 560 लोग जो है वो पेश हुए अदालत के सामने, लेकिन बाकी लोग पेश नहीं हुए। और ये भी बताया गया है कि उनकी जमानतें जो है वो खारिज कर दी गई हैं, और 7, 8 और 9 मई को दोबारा केस जो रखा गया है। और यह बताया गया है कि जिन पीटीआई के वर्कर्स ने इतराफ जुर्म किया, उन पीटीआई के वर्कर्स को 4-4 माह कैद की सजा सुनाई गई है और उनका जुर्माना भी किया गया है। अच्छा, जो मलक फैसल एडवोकेट हैं, हम उनसे कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ राब्ता हो जाए। तो मलक फैसल एडवोकेट जो है उनसे हम पूछेंगे और आपको ये इस बारे से अपडेट भी करते हैं। उनका ये कहना है कि इसमें कंफ्यूजन है, उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं हुआ। उनका ये कहना है कि जो उनके वर्कर्स हैं उनको ये कहा गया कि जो है वो इस तरह की सिचुएशन, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उन्होंने इस हवाले से बड़ा कैटेगोरिकली जो है वो मलक फैसल एडवोकेट ये कहते हैं कि मैंने जो उनके जो वकालतनामे थे वो दस्तखत करवाए और उसके बाद वकालतनामे जमा भी करवाए, और हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई। उनके मुताबिक जो वो मुख्तलिफ सूरत हाल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि शादाना गुलजार भी वहां पे भी थी, लेकिन ये खबर आई है, खबर आपके साथ मैंने शेयर कर दी। अब जो रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, वहां का जो तहरीरी ऑर्डर जब आएगा तो फिर जो है वो सूरत हाल क्लियर होगी कि 1600 लोगों को बुलाया गया था, 1609 लोगों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 24 मुकदमात हैं, 24 और 26 नवंबर के मिला के, जिनमें 9 रावलपिंडी के और 15 अटक के, और ये सारे दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। और इसमें ये बताया गया कि 560 लोग जो है वो आए हैं। जी मलक फैसल साहब, जो है वो आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी जी, मलिक साहब ये बताएं कि आज आप जो है वो मौजूद थे वहां पे रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, कुछ तफसीलात जो है वो शेयर करें कि वहां पे क्या हुआ। क्या पीटीआई के वर्कर्स ने इतराफ जुर्म कर लिया है और उनको सजाएं हो गई हैं, या सिचुएशन मुख्तलिफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए साकिब साहब, हुआ ये कि मैं सुबह तकरीबन 9:15 बजे कोर्ट में पहुंचा, तो वहाँ मौजूद थे और आज केस फिक्स था फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए। वहां पे जाके तो मुझे कुछ
मुलजमान ने बताया कि जी हमारे कुछ पेपर्स पे अंगूठे लिए गए हैं और ये सारे पख्तून थे, उर्दू भी प्रॉपरली नहीं समझते थे, और दूसरा ये तमाम लोग गुपला के बगैर थे, गुपला के बगैर इस तरह से थे कि अभी इसके वकालतनामे किसी तरफ से नहीं आए थे। तो मैं अदालत में पेश हो गया, मैंने जज साहब से अर्ज की कि मुझे बता दें कि क्या उसका कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है। तो जज साहब ने ये कहा कि आप सिर्फ उस मुलजम की तरफ से बात कर सकते हैं जिसका वकालतनामा है आपके पास। तो ये जो मुलजमान है ये रिकॉर्ड मैं आपको नहीं बता सकता, आप इनके वकील नहीं है। खैर मैं फिर वो लोग मौजूद थे उधर, मैं कोर्ट के बाहर गया और मैंने उन सब लोगों से पता किया जो कि अदालत में पेश हुए थे। उनमें से काफी सारे लोग उधर मौजूद थे जिनके अंगूठे लिए गए थे। तो उन्होंने बताया जी हमने आपको वकील करना है, आपके साथ गुजारिश करना है, तो आप वकालतनामा दे के अदालत में पता कीजिए कि हमारे। तो खैर मैंने फिर अदालत में गया और मैंने अदालत में जाके गुजारिश की कि ये वकालतनामा मेरा लीजिए, और ये मुलजमान कह रहे हैं कि हमने तो एतराफ़े जुर्म नहीं किया और हमें बात की समझ नहीं आई, क्योंकि एतराफ़े जुर्म के लिए जो सबसे बुनियादी जरूरत है, कानूनी जरूरत है, वो उस मुल्ज़म की ज़ुबान में उस बात की वज़ाहत करना और उसके नताइज बताना कि भाई अगर आप एतराफ़े जुर्म करेंगे तो आपको सजा हो जाएगी और आप सजा याफ्ता मुतवर होंगे। ये तमाम वज़ाहत करना अदालत की तरफ से जिम्मेदारी थी और मुलजमान का हक था। खैर वो तमाम मुलजमान ने कहा जी कि हमने तो कोई एतराफ़ी जुर्म नहीं किया। उसमें फिर अदालत ने उन्हें बता दिया ठीक है जी आप पे फर्द जुर्म लग गई है, आपका एतराफ़ी जुर्म नहीं है, आप अगली 7 तारीख को आ जाए। मेरी मौजूदगी में ये बात हुई। दूसरी बात जो काफी मुलजमान जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, जो जेल से आए, उन लोगों में से तमाम लोगों ने कहा जी कि हमारा ट्रायल हो, हम एतराफ़ी जुर्म नहीं करते, सवाए एक मुल्ज़िम के, जिस मुल्ज़िम ने कहा जी कि मैं फारिग होना चाहता हूँ, उसने ये कहा कि फारिग होना चाहता हूँ। तो उस पे मैंने उसको अदालत में आगाह किया कि फारिग होने से मुराद ये है कि जितना अरसा आपने हवालात में गुजारा है, इस अरसा हवालात को आपकी सजा कवर किया जाएगा और आप सजा याफ्ता होंगे। तो एक मुल्ज़िम के सिवा मेरे सामने उन कैदी मुल्ज़मान में से किसी ने एतराफ़ी जुर्म नहीं किया। मैं इस चीज को साबित करने के लिए अदालत में मौजूद CCTV कैमरे की फुटेज दी जा सकती है। मैं वो बात बता रहा हूँ जो अदालत में मेरी मौजूदगी में हुई है। मेरी मौजूदगी से पहले जिन लोगों ने अंगूठे लगाए, जितने लोग मुझे मिले, उन तमाम मुल्ज़मान ने तो कहा कि हमने सादा पेपर पे अंगूठे लगाए, हमें नहीं मालूम ये अंगूठे हमारे से क्यों लिए जा रहे हैं। वो मैंने जज साहब को वजाहत कर दी। जज साहब ने मेहरबानी की, उन्होंने कहा जी ठीक है, इनका एतराफ़े जुर्म नहीं है, इनका फर्द जुर्म है और इन्हें शहादत के लिए अगली 7 तारीख को बुलाएंगे और आगे से ट्रायल सुनाएंगे। तो अदालत में ये बात हुई और ये बात वेरीफाई की जा सकती है अगर अदालत की फुटेज दी जाए। अच्छा मलिक साहब आप ये कह रहे हैं कि ये जो इतराफ़े जुर्म वाला मामला है, आप वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि एक बंदे का आप कह रहे हैं कि उसको का जो है वो शायद इतराफ़े जुर्म है और इसके अलावा नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप के अदालत पहुंचने से पहले कुछ मुल्जमान आ गए हों, क्योंकि ये मुल्जमान की तादाद भी 1600 समथिंग बताई जा रही है जिनको बुलाया हुआ था, और ये भी बताया जा रहा है कि 560 लोग आज जो है वो आए हैं किसी न किसी सूरत में। तो अगर आपको जी मैं साकिब में अर्जी करना चाहूंगा, मेरे इसमें मौजूद गैर मौजूदगी में या लीगल टीम की गैर मौजूदगी में किसी बंदे से सादा पेपर पे अंगूठे लिए गए, किसी ऐसे बेचारे अनपढ़ पख्तून से, देखिए मैक्सिमम इसमें मुल्जमान पख्तून थे, मेजॉरिटी पख्तून थे, शायद ही कोई उनके अलावा भी हो, उन्हें तो उर्दू सीधी समझ नहीं आती। दूसरा एतराफ़े जुर्म अगर मेरी गैर मौजूदगी में हुआ है तो वो भी CCTV फुटेज लेके देख लिया जाए। मैं बड़ा स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा, अदालत की फुटेज है ना, कि क्या किसी मुल्ज़िम को ये वज़ाहत दी गई है कि आप जो ये आज अंगूठा लगा रहे हैं इसका मतलब है कि आपने ये जुर्म तस्लीम कर लिया, जो इल्जामात आप पे FIR में लगाए गए हैं वो तस्लीम कर लिए, तो ये तो ठीक हो जाए, वो तो है एतराफ़े जुर्म प्रॉपरली। लेकिन अगर किसी मुल्ज़िम से सादा पेपर में अंगूठे ले लिए गए बगैर उसको तमाम बातें बताए हुए, तो वो कानून के मुताबिक नहीं है। इसके मुताबिक मैं तो ये करूंगा मेरी गैर मौजूदगी में कुछ हुए, क्योंकि जो मुल्जमान मौजूद थे जो मुझे बाहर मिले अंगूठे लगाने के लिए, उनमें से तो एक ने भी नहीं कहा कि मैंने एतराफ़े जुर्म किया, सब ने इनकार किया। उनके अलावा अगर कोई जा चुके थे और उसको बाद कहा गया कि ये एतराफ़े जुर्म है। अच्छा फैसल मलिक साहब आपने जो रिटर्न ऑर्डर है वो अप्लाई कर दिया है, क्योंकि अब सारा मामला जो है वो ये एक कंट्रोवर्सी अजीब सी बन गई है।
کہ یہ سارا معاملہ اب ریٹن آرڈر جو کورٹ کا آئے گا اس حوالے سے اس میں طے ہوگا. تو آپ نے ریٹن آرڈر اپلائی کر دیا اور وہ کب تک ملے گا؟ دیکھیے جی ریٹرن آرڈر ہم صبح جاتے ہی اپلائی کریں گے. مجھے میڈیا سورسز سے پتا چلا ہے کہ پتہ نہیں 70-80 کا ڈپریشن کا بتایا گیا. ہم نہ صرف ریٹرن آرڈر اپلائی کریں گے بلکہ ہم یہ بھی استفسار کریں گے کورٹ سے ریسپیکٹفلی کہ ہمیں عدالت کی کل کی کارروائی کی تمام CCTV فوٹیج دی جائے. اس CCTV فوٹیج میں تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی. یہ بڑا سینسیٹیو ہے اس ایشو پہ, کیونکہ دیکھیے ان ملزمان میں سے اگر ایک ملزمان میں کسی شخص کو یہ سمجھ نہیں آئے کہ اس کے جو سگنیچر یا انگوٹھا لیا جا رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے, تو وہ تو اعتراف جرم بالکل غیر قانونی ہوگا, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. ویسے تو ہونا ہی چاہیے تھا سب سے پہلے زمان کو پوچھا جاتا کہ آپ کیے کہ ایک وکیل سے کر کے وکیل کی موجودگی میں ان سے یہ باتیں پوچھی جاتی تو بہتر تھا. بہرحال جو ہماری غیر موجودگی میں اگر کوئی 10-20 منٹ میں عدالت میں پہنچ گیا تھا 9:15 بجے صبح میں عدالت میں تھا, تو اس پہلے جو ڈیٹیلز ہوئی جو ملزمان عدالت میں مجھے ملے جنہوں نے انگوٹھے لگائے ہوئے تھے ان سب نے کہا کہ ہم نے اعتراف کیا اور عدالت نے میری سزا مانی. عدالت نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ان کے جو انگوٹھے ہیں وہ فرض جرم کے انہوں نے اعتراف کیا. یہ فوٹیج ساری عدالت کی لیجیے تو سب چیزیں سامنے آ جائیں. بہت شکریہ ملک صاحب, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ ایکچولی جو ہے وہ کیا ہوا ہے کورٹ میں اور آپ نے ریٹن آرڈر کے لیے اپلائی کیا ہے. اب جو کنٹروورسی جنریٹ ہوئی ہے یقینی طور پر اس سے جو ہے وہ کلیئرٹی آ جائے گی کہ کنٹروورسی کس طرف چیزیں جا رہی ہیں اور کیا جو ہے وہ سچویشن بنتی ہے اور ایکچولی کیا PTI کے ورکرز نے اعتراف جرم کیا ہے یا نہیں کیا. یہ جو ہے وہ اس میں پتہ چلے گا. ملک فیصل صاحب کا جو ہے وہ موقف آ گیا. آگے بڑھتے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس, بڑا امپورٹنٹ کیس جس میں بیرسٹر سلمان صفدر جو ہے ان کی جانب سے بڑی ٹیکنیک کھیلی گئی. ان کی جانب سے پہلے اپیلیں فائل ہوئیں, 17 جنوری کو اپیلیں فائل ہوئیں, 17 جنوری کے فیصلے کے خلاف 27 جنوری کو اپیلیں فائل ہوئیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سسپینشن آف سینٹنس, سزا معطلی کی درخواستیں, پھر ارلی ہیئرنگز کی درخواستیں نہیں لگ رہی تھیں, اپیلیں لگ گئیں. انہوں نے جیسے ہی اپیلیں لگیں قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف ان کے سامنے, تو جو سلمان صفدر ہیں ان کی جانب سے عدالت کو کہا گیا کہ جو ہے وہ ان اپیلوں کو فی الحال آپ سائیڈ پہ کر جائیں. انہوں نے کہا کہ میری سزا معطلی کی درخواستیں کیوں نہیں لگ رہی, کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ کا رجسٹرار آفس اس طرف نہیں جا رہا جس طرف میں جانا چاہتا ہوں, اور کیوں وہ کیس لگا رہے ہیں جو ہم نہیں لگوانا چاہتے. جب اپیلیں جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ اگر لگنی ہے تو ہماری سزا معطلی کی درخواستیں جو ہے وہ لگائی جائیں. اور ڈیورنگ آرگومنٹس انہوں نے بشرا بی بی پر فوکس رکھا. بشرا بی بی کے حوالے سے کہا کہ وہ خاتون ہے, ان کا اس ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ جو ہے اس میں رول ہے, ان کا رول اس طرح نہیں بنتا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں, اور ان کی ضمانت بنتی ہے تو اس لیے سزا معطلی کی ان کی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کی جائے. جس کے بعد قائم مقام چیف جسٹس نے یہ ہدایت کی تھی کہ آئندہ ہفتے ان درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. اور اب خبر آئی ہے کہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے کاز لسٹ جاری کر دی ہے اور 8 مئی کو عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی جو درخواستیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہیں اور 8 مئی کو ان پر سماعت ہوگی. کل خبر آئی تھی جس کے بعد کافی کنفیوژن تھی کہ کیا عمران خان کی اپیلیں جو ہے اور اپیلوں اور سزا معطلی کی درخواستوں کو کچھ لوگ مکس کر رہے تھے. تو اپیلیں جو ہے وہ نیکسٹ ایئر مطلب 2025 میں عمران خان کی اپیلیں مقرر ہونے کا امکان نہیں ہے. رجسٹرار آفس کی جانب سے رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی تھی اور وہ سامنے آئی تھی جس کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ عمران خان کے کیس جو ہے وہ اب 2026 میں لگے گا, لیکن ایسا نہیں ہے. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپیل اور سزا معطلی ان دونوں میں جو ہے وہ کافی فرق ہے. تو اس لیے جو اپیل ہوتی ہے وہ حتمی معاملہ ہے, آپ کا کیس ہے, اور سزا معطلی میں ضمانت یہ ایک انیشل سٹیج پر ہوتا ہے کہ جب تک کہ ہماری اپیلیں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی ہمیں جب وہ سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی دے دی جائے. تو اب 8 مئی کو عمران خان اور بشرا بی بی کے 190 ملین پاؤنڈ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے. اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں. آج جو الیکشنز کے حوالے سے میٹرز تھے اس میں آبجیکشنز تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو وہ آبجیکشن اوور رول کر کے اس پٹیشن کو نمبر لگا کر فکس کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ عمران خان صاحب کی جانب سے بھی تھی اور اس وقت شیر افضل مروت ان کی جانب سے بھی یہ پٹیشن فائل کی گئی تھی. آخری خبر یہ ہے کہ سینیٹر اعجاز چودھری جن کی ضمانت آج منظور ہوئی ہے اس کے حوالے سے ان کے وکلا کا یہ کہنا ہے کہ کچھ ضمانتیں ایسی ہیں
जिस में उनकी जमानतें दायर होंगी और उसके बाद उनकी जमानत होने के वाज़ेह इम्कानात हैं, जब बाकी जो जमानतें अभी कुछ रहती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से जब जमानत हो गई और कॉन्स्पिरेसी पे हो गई कि अदालत ने जमानत दे दी, तो अब निचली अदालतों से फौरी तौर पर उनकी जमानतें होने के इम्कानात हैं और वो जमानतें होने के बाद सेनेटर एजाज चौधरी जो है वो रिहा हो सकेंगे। तो ये थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।